डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है ईरान को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खाली करो, उसको सुचारू रूप से चलने दो, वरना ऐसा हमला करेंगे जो कभी देखा नहीं होगा। अब ईरान इसके लिए जवाब में क्या तैयारी कर रहा है, इस वीडियो में आपको ये बताएंगे। साथ ही ईरान ने किस तरीके से इजराइल में पिछले 24 घंटों में हमले किए, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, उसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। बगदाद में किस तरीके से यूएस ने अपना एयरबेस खाली कर दिया है, तो वहाँ क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। डिप्लोमेसी में भी काफ़ी सारे अपडेट्स हैं और 24 घंटे में वॉर, जिस तरीके से अल्टीमेटम आया है, जिस तरीके से ईरान ने वापस धमकी दी है कि जो पानी के जो प्लांट्स हैं, डिस्टिलरीज हैं, उन पर वो अटैक करेगा। एक खबर मैं देख रहा था कि इंटरनेट के जो वायर समुद्र से गए हैं उस पर वो अटैक कर सकता है। तो भयानक तरीके से युद्ध एक अलग ही दिशा में जा रहा है। चर्चा न्यूक अटैक की भी होने लगी, यानी कि न्यूक्लियर अटैक की भी होने लगी है। तो क्या संभावनाएं उसकी, इस वीडियो में यही सब आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, आप न्यूज़ पिंच देख रहे हैं। मेरे साथ हैं मेरे साथी विनय सुल्तान, जो कि आधी डायरी भर चुके हैं, आधी डायरी बची है और तेज़ी से उनके अपडेट्स लगातार आते रहते हैं। आज भी इन्होंने 3-4 घंटे बैठ के पूरी रिसर्च की है। तो शुरुआत रवायत के अनुसार हम विनय सुल्तान वहीं से करने वाले हैं, ईरान से ही करते हैं शुरुआत। 24 घंटे के वॉर अपडेट्स। 24 घंटे में, और मतलब क्योंकि हमारा एक दिन खाली गया था, इतवार की छुट्टी थी, तो इस हिसाब से। मगर आज मुझे लगता है थोड़ी रवायत तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को फिलहाल बहुत इंटरेस्ट होगा ये जो 48 घंटे वाली वार्निंग है, इस पर क्या चल रहा है। ये आज खत्म होने वाली है। 48 घंटे की वार्निंग ये है कि यूएस की तरफ से ये वार्निंग दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि 48 घंटे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली नहीं होता है तो फिर हम उनके जो इलेक्ट्रिसिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको निशाना बनाना शुरू करेंगे ईरान की तरफ से। और ईरान की तरफ से ये कहा गया कि अगर हमारे पावर स्ट्रक्चर निशाना बनाएंगे तो फिर आपको भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसमें मिक्स तरीके की जो है प्रतिक्रियाएं आई थी ईरान की तरफ से, तो हम पहले उसको समझ लेते हैं। तो उसके बाद में ट्रंप ने जो हिब्रू मीडिया है उसका चैनल 13 को जो है इंटरव्यू दिया, और चैनल 13 को उन्होंने कहा कि सून दे विल फाइंड आउट कि मेरी ये अगर इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लेते तो उनको पता चल जाएगा जल्दी कि इसका क्या मतलब है और हम क्या करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यही लोग और दुनिया जानना चाहती है। और दूसरी बात, इस बीच में ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि हम धमकी हमको मत दो, हम धमकी से डरते नहीं हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपके लिए नहीं खुलेगा। और इस बीच में चैनल 11 जो हिब्रू मीडिया का है, उसने ये खबर चलाई है कि जो इजरायली फोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से तैयारी कर रही हैं ईरान के जो इलेक्ट्रिसिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करने के लिए। वहाँ पे एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के ब्लैकआउट को कर दिया जाए, ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए। तो इजराइल की तरफ से पूरी तैयारी चल रही है, ऐसा कहा गया है चैनल 11 की तरफ से। इस बीच में IRGC ने ये निशाना बनाया कि पहले शुरुआत में ये कहा गया कि ईरान ने ये धमकी दी थी कि डिसलेशन प्लांट्स जो हैं, जहाँ पे पानी के नमक को हटा के, समुद्री पानी के नमक को हटा के पीने लायक पानी बनाया जाता है अरब दुनिया में, और लगभग कुवैत जैसे देश हैं जहाँ पे 100% पानी इसी तरीके से आता है, क्योंकि वो रेगिस्तानी इलाका है और वहाँ पे ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं इसी पे डिसलेशन प्लांट पे ही निर्भर रहती हैं। और ये मैं बताता भी रहा हूँ, हमने ये आपको भी बताया, जो लोग न्यूज़ पिंच के रेगुलर दर्शक हैं वो लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि हमने युद्ध के दूसरे तीसरे दिन बताया था कि जो एक्सलेशन लेडर है उसका आखिरी निशान जो है, जो न्यूक्लियर वॉर से पहले की जो स्थिति बनती है वो ये बनती है कि डिसलेशन प्लांट अगर हिट होना शुरू हो गए तो इसका मतलब ये है कि फिर वॉर जो है वो पूरी तरीके से हाथ से निकल जाएगी। और इसको इजराइल में कहा जाता है सिम्पसन्स ऑप्शन। तो सिम्पसन ऑप्शन के ऊपर जो है इजराइल विचार करना शुरू कर देगा कि अब जो है न्यूक्लियर वॉर की स्थिति आ गई है। तो वो एक्सलेशन लेडर जो है, वो आखिरी एक्सलेशन लेडर वो यही है कि डिसलेशन प्लांट्स जो हैं वो हिट होना शुरू हो जाए। हालांकि IRGC ने बाद में ये सफाई दी कि हम डिसलेशन प्लांट जो हैं उनको हिट अभी नहीं करने जा रहे हैं। हम जो है अभी इलेक्ट्रिक जो ग्रिड हैं, तमाम जो इनके इत्तेहादी देश हैं, जो भी ऐसे देश हैं या जो इलेक्ट्रिक ग्रिड जो हैं अमेरिकन बेसिस को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं, उनको शुरुआती तौर पर निशाना बनाएंगे। अगर हमारे इलेक्ट्रिसिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर निशाना हुआ तो, अगर हमारे पावर ग्रिड को या हमारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा तो वैसे ही यहाँ पर जैसे को तैसा वाली बात होगी। अगर हमारे पावर ग्रिड पर हमला हुआ तो हम आपके और आपके जो सहयोगी देश हैं मिडिल ईस्ट के, उन सबके बड़ा पावर ग्रिड पर हमला करेंगे। और इस बीच में जो राष्ट्रपति हैं ईरान के पेजेस्कियान, उनकी तरफ से एक और बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, लेकिन उनके लिए नहीं खुला हुआ है जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया है। बाकी लोगों के लिए हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रखा है। और अगर ये इस तरीके की धमकी दे रहे हैं कि हम ईरान को नक्शे से मिटा चुके हैं और तमाम तरीके की बातें जो ट्रंप के द्वारा कही जा रही हैं, तो उस पर पेजेस्कियान ने कहा कि हम इसका जवाब जो है मैदान जंग में देंगे आपको, आप आ जाइए, हम आपको बताते हैं कि कैसे क्या होता है। तो ये इस तरीके से वो भी वापस जो है अमेरिका को धमकी दे रहे हैं। इस बीच में एक और धमकी इसी सिलसिले में आई है। वो MB गलीबाफ जो हैं वहाँ के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, उन्होंने भी अपना एक बयान जारी करके कहा, अच्छा वहाँ पे जिस तरीके से हमारे यहाँ पे स्पीकर को न्यूट्रल माना जाता है, वहाँ पे स्पीकर ईरान में एक बड़ी पोजीशन है।
पॉलिटिकल पोजीशन और बहुत बड़ा ओहदा माना जाता है। जो अली लारजानी जो अभी इजराइल के असैसिनेशन अटेम्प्ट में मारे गए और डिफेक्टो लीडर थे एक तरीके से, वो लंबे समय तक जो है इस पद पे रहे, स्पीकर पार्लियामेंट जो है ईरान के। और वहाँ पे जो एमबी गलीबाफ जो अभी स्पीकर हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि आप ये ध्यान रखिए कि जो लोग भी यूएस का बॉन्ड खरीदते हैं, मतलब यूएस सरकार की तरफ से जारी जो बॉन्ड खरीदते हैं और यूएस मिलिट्री को फैसिलिटेट करते हैं, उनके एक तरीके से फाइनेंस करते हैं ईरान के खिलाफ युद्ध में, तो उन सारे जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पोर्टफोलियो हम देख रहे हैं और वो भी लेजिटिमेट टारगेट बनते हैं। तो जैसे जेपी मॉर्गन जैसे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो मिडिल ईस्ट से फंक्शन कर रहे हैं, और तमाम इस तरीके के फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, हेज फंड्स वगैरह हैं जो यूएस बॉन्ड्स में जो है डील करते हैं, उनके ऊपर भी एक खतरा मंडराने लगा कि उनके ऊपर भी हो सकता है कि आने वाले समय में हमको अटैक देखने को मिले, क्योंकि इससे पहले जो है बैंकिंग फैसिलिटीज़ को ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया। तो ये पूरी की पूरी बात जो है। और इसमें एक और अपडेट ये है कि रज़ा पहलवी जो हैं उनकी तरफ से अपील की गई है डोनाल्ड ट्रंप को और बेंजामिन नेतन्याहू को कि आप सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको निशाना मत बनाइए, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को निशाना मत बनाइए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है वो ईरान के लोगों की हैं, ईरान के लोगों को बिलोंग करते हैं, और आप उनको निशाना बनाएंगे तो आने वाले समय में ऐसी स्थिति होगी कि जब ईरान आज़ाद हो जाएगा इस सारे मतलब इस्लामिक रिजीम से, तो उसको फिर से रीबिल्ड करने में हमको बहुत समय लग जाएगा। तो ये बात रज़ा पहलवी की। और इस बीच में एक मज़ेदार खबर, एक जो बहुत प्रतिष्ठित अमेरिकन न्यूज़ आउटलेट है न्यूयॉर्कर, एक बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है जो कि नैरेटिव स्टोरी करती है लंबी, उसकी तरफ से एक स्टोरी छापी गई जिस स्टोरी का नाम है द डिस्टेंस प्रॉमिस ऑफ ईरान वुड बी किंग, मतलब ईरान के होने वाले बादशाह का को जो प्रॉमिस, जो डिस्टेंस प्रॉमिस मिला है उसकी तरफ से। ये न्यूयॉर्क की तरफ से स्टोरी, न्यूयॉर्कर की तरफ से स्टोरी की गई रज़ा पहलवी के बारे में, रज़ा पहलवी के बारे में। और इसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो रज़ा पहलवी को लूजर प्रिंस के नाम से बुलाता है कि तो ये स्थिति है कि एक तरफ रज़ा पहलवी अमेरिका से ये कह रहे हैं कि आप मत करिए और अपील कर रहे हैं ईरान के पक्ष में, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दरअसल ईरान के लेजिटिमेट शासक वो हैं और उनको पास में ये गद्दी होनी चाहिए, और वो जो इस्लामिक रिजीम है वो इलेजिटिमेट है। और दूसरी तरफ इनके जिसके बुनियाद पे, ट्रंप के बुनियाद पे और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पे ये तमाम अपनी पोजिशनिंग दिखा रहे हैं कि वो ईरान के जो है आने वाले किंग बन सकते हैं, वही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उनको किस तरीके से दिखता है। तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी बयान हमारे सामने आते हैं। तो ये डिप्लोमेसी की दुनिया है। खैर अब हम वापस लौट चलते हैं। तो पिछले 24 घंटे में डिप्लोमेसी, खासतौर पे एक दूसरे को जो धमकियां दी गई थी उसके बारे में हमने बात की कि यूएस ने क्या कहा और ईरान ने जवाब में क्या कहा। आप सबको, पूरी दुनिया को इंतजार है ये जो 48 घंटे का अल्टीमेटम है जब ये खत्म होगा। जाहिर सी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने से मना कर दिया ईरान ने। एक तरफ ईरान कह रहा है कि खुला हुआ है, पर हमारे दोस्तों के लिए, दुश्मनों के लिए नहीं, जो हम पे हमला कर रहे हैं उनके लिए नहीं खुला है, प्रैक्टिकली किसी के लिए नहीं खुला है। 96% माइनस में चल रहा है वहाँ पे, 96.7% वहाँ का ट्रैफिक जो है माइनस चल रहा है। गिने चुने जो है वेसल्स वो पार हो पा रही है। उसमें भी ऑयल टैंकर कितने हैं इसमें हमारी स्पष्टता हमारे पास में नहीं है, लेकिन लगभग 96% जो है माइनस में चल रहा है वहाँ पे ट्रैफिक। तो ये स्थिति बनी हुई है। वापस से आते हैं वॉर अपडेट्स पे। वॉर अपडेट्स पे तो ईरान की तरफ से जो हमला किया गया, इसमें सबसे बड़ी अपडेट ये है कि विक्टोरिया बेस जो है बगदाद का, जो कि कैंप विक्ट्री के अंदर था, उसको यूएस फोर्सेज ने कल आज सुबह जो है खाली कर दिया है। और कल रात को जो है उनकी वहाँ पे जो शिया मिलिशिया वहाँ पे काम कर रही थी, जो शिया मिलिशिया लगातार उनके ऊपर हमला कर रही थी, जिसको इंग्लिश में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स कह दिया जाता है, और जिसका अरबी नाम जो है ये है सराया अवलिया अल दम। तो इनके साथ में इनका एक नेगोशिएशन हुआ, एक सीज फायर जो है इन दोनों के बीच में बन गया, यूएसए और यूएस आर्म फोर्सेस और इनके पीएमएफ के बीच में। और पीएमएफ को ये वादा दिया गया है कि उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं खासतौर पे करबला में और इन तमाम जगहों पे, उनको यूएस एयरफोर्स जो है हिट नहीं करेगी। उसके बदले में उन्होंने सेफ पैसेज दिया है कि वो बगदाद से निकल जाएं। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो यूएस ट्रूप्स के निकलने के वीडियोज़ हमारे पास में हमको देखने को मिले हैं कि वहाँ से वो बाकायदा गाड़ी में लोड होकर निकल रहे हैं। और हालांकि ये इराक की जो सरकार है अभी वहाँ की और यूएस के बीच में पहले से करार था, और उसके हिसाब से सितंबर 2024 तक उनको ये करार हुआ था, और सितंबर 2025 तक उनको छोड़ देना था। लेकिन यूएस ट्रूप्स जो है वो उन्होंने खाली नहीं किया था कैंप विक्टर और विक्टोरिया एयरबेस दोनों को। और ईरान के जो तमाम जगह हैं जहाँ उनके बेसेस थे उनको खाली नहीं कर रहे थे। और अब ये जो हमले शुरू हुए शिया मिलिटेंट ग्रुप्स की तरफ से, उसके बाद में उन्होंने खाली करना शुरू कर दिया था। सिर्फ कुर्दिस्तान का जो इलाका है जो नॉर्थ ईरान में, वहाँ पे जो एरबिल एयरबेस है वहाँ पे अभी भी यूएस ट्रूप्स की प्रेजेंस है, वहाँ पे वो अभी तक बने हुए हैं। बाकी इलाके इन्होंने खाली कर दिया है। इराक में एक तरीके से अब यूएस के पास में कोई बेस नहीं बचा हुआ है, और इसका सारा क्रेडिट जो जाता है वो इसी को जाता है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स जो है, जो लगातार हमले कर रही थी। शिया फोर्स है वहाँ पे, और एक तरीके से ईरान की प्रॉक्सी समझी जाती है, ईरान की इत्तेहादी समझी जाती है। और उसके
हमले की वजह से ये हुआ कि यूएस को वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। साउथ लेबनान में लगातार हमने आपको बताया कि लड़ाई चल रही है, और लड़ाई में कल हिजबुल्लाह की तरफ से 63 रॉकेट जो है वो दागे गए हैं। वो 63 रॉकेट, और वो लगातार निशाना बना रहे हैं, और बहुत कड़ा मुकाबला जो है वहाँ पे आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच में लगातार चल रहा है। और वहाँ पे खास तौर पे जो इजराइल का एक टैंक है जिसको मरकावा कहा जाता है, मरकावा 4 बराक। तो मरकावा का मतलब होता है हिब्रू में चैरियट, मतलब रथ जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसका जो 4th वर्जन है, इसमें एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, एपीएस, और तमाम तरीके के सेंसर लगे हुए हैं। टॉप नॉच माना जाता है इस पूरे के पूरे टैंक को, और इसको लगातार उन लोगों ने निशाना बनाया है। इनका एक तरीके से ऐसा समझिए, ऐसा टैंक जिसके पास में अपना डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम टाइप का हो, कि उसके ऊपर कोई भी रॉकेट, कोई भी मिसाइल, कोई भी एंटी टैंक रॉकेट वगैरह आके लगे तो उसको पहले ही वो मिटिगेट कर देती है। ऐसा सिस्टम जो है इसराइल ने बनाया था मरकावा, जो कि बहुत अच्छा टैंक माना जाता है, और उसमें लगातार जो है हमले करके लगभग 1 दर्जन के तकरीबन मरकावा जो है हिट होने की बात हमारे सामने आ रही, टोटल मतलब 16 तारीख से अब तक। इसके अलावा होलोन एक जगह पड़ती है इसराइल में, वहाँ पे मल्टीपल स्ट्राइक्स के हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन है कि वहाँ पे मल्टीपल स्ट्राइक्स हुई हैं। तेल अवीव में क्लस्टर म्यूनिशन से मल्टीपल स्ट्राइक हुई हैं, जिसमें से 14 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है, जिसमें एक सीरियस या क्रिटिकल कंडीशन में बताया जाता है। और सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि 3 बैलिस्टिक मिसाइल उनके ऊपर लॉन्च हुई थी, जिसमें से एक वो इंटरसेप्ट कर पाए, और 2 उन्होंने ये कहा इनहेबिटेटेड प्लेसेस में जाके गिरी हैं, ऐसी जगह जहाँ पे आबादी नहीं है। लेकिन कहाँ पे गिरी हैं, ये खुले इलाके में गिरी हैं, नहीं गिरी हैं, इसका हमारे पास में कंफर्मेशन नहीं है। क्या इन्होंने कोई स्ट्रेटजिक पॉइंट को हिट किया है, इसके बारे में भी हमारे पास में कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि ईरान की तरफ से भी कोई डिटेल नहीं दी गई है। इसके अलावा यूके जो यूनाइटेड किंगडम मरीन ट्रेड ऑफ जो है, जो एक तरीके से एक ऐसी एजेंसी है जो दुनिया भर के मरीन ट्रेड के ऊपर नज़र रखती है, उसकी तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि एक बल्क कैरियर शिप को निशाना बनाया गया है। ये शारजहाँ के पास में, शारजहाँ से 15 नॉटिकल माइल दूर जो है, इसको निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से। तो एक और जो है वेसल जो है कमर्शियल वेसल, उसकी तरफ उसको निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। ये कंफर्म हो गया यूके मरीन ट्रेड ऑपरेशंस की तरफ से। अच्छा, ये इसके बाद जो है पिछले, यहाँ से हम थोड़ा सा, मैं आपका समय लूँगा और थोड़ी चीज़ें समझाने का आपको कोशिश करूँगा, कि क्योंकि अब युद्ध में जो 48 घंटे में जो पिछला अपडेट है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि डिमोना और अरद के ऊपर जो हमले हुए हैं। डिमोना और अरद, इनको एक तरीके से मिनी इंडिया भी कहा जाता है, अगर डिप्लोमेसी की बात कहें या दुनिया या भारत में क्या बुलाया जाता है। और इस हमले की बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि मिनी इंडिया कहा जाता है, बताया जाता है वहाँ 30% लगभग भारतीय रहते हैं। तो इस हमलों को कैसे देखा जाना चाहिए, और वहाँ क्या जो घायल होने की बात हो रही है कि 200 लोग घायल हुए, क्या ये इसी जगह पे हुए हैं, क्या है स्टेटस यहाँ का? जी, अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि नेतांज पे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नेतांज पे लगातार हमला हुआ था, और मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश करी थी किस तरीके से नेतांज के पिकाएक्स माउंटेन के अंदर वो चाबी छुपी हुई है, जिससे ये पूरा का पूरा युद्ध रुक सकता है, जो अमेरिका को फेस सेविंग दे सकता है, क्योंकि वो ऐसी पहाड़ी है जिसके अंदर एक फैसिलिटी है जिसमें कहा जाता है कि एनरिच यूरेनियम जो है ईरान का, वो वहाँ पड़ा हुआ है, और अमेरिका अगर उस यूरेनियम को हासिल कर लेता है किसी भी तरीके से, तो ये लड़ाई वहाँ पर रुक जाएगी और अमेरिका खुद को विजेता घोषित कर देगा। तो नेतांज पे जब हमला हुआ कल, मतलब एक दिन पहले, तो उसके जवाब में जो है ईरान ने हमला शुरू किया। और आप ये समझिए कि डिमोना जो है वो ऐसी जगह मानी जाती है जिसको सबसे सिक्योर जगह माना जाता है, तमाम तरीके के एयर डिफेंस जो है वहाँ डिप्लॉयड है, और वहाँ पे डायरेक्ट हिट हुआ है। मेरे पास डायरेक्ट हिट के जो है विजुअल कंफर्मेशन आप लोगों ने भी देखे होंगे सोशल मीडिया, मेरे पास 3-4 एंगल से जो है उसके हिट के जो है विजुअल कंफर्मेशन है कि किस तरीके से वहाँ पे हिट हुआ। और उसके बाद में वहाँ पे बहुत, और उसका पास का इलाका है अरद, वहाँ पर भी साउथ इसराइल में, वहाँ पे भी लगातार डायरेक्ट इम्पैक्ट हुए, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि लगभग 200 लोग जो हैं इसमें घायल हुए। एक की मौत की कंफर्मेशन जो है वो इजरायली अथॉरिटीज़ की तरफ से दे दी गई है, जबकि बाकी दावा किया जा रहा है इंडिपेंडेंट सोर्सेज में, उसमें 10 से 11 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। और ये आप समझिए कि पूरे इस युद्ध में इजराइल के जो अभी तक फेटल कैजुअलिटीज़ हैं, जो मारे जाने वाले लोगों की संख्या, वो 22 है। और अगर ये 10 से 11 का आंकड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सीधा 1.5 गुना बढ़ जाता है। मतलब पिछले 24 दिनों में सबसे बड़ी मार कह सकते हैं इजराइल, मार कह सकते हैं, हाँ। और हालांकि इसमें यह है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसकी तरफ से ये कहा गया, दावा किया गया कि वहाँ पे किसी भी तरीके का रेडिएशन नहीं देखने को मिला है। और वो जो फैसिलिटी डिमोना की है, जिसको नाम है कि पेरिस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जो है डिमोना में, जिसको डिमोना रिएक्टर के नाम से भी जाना जाता है, उसको हिट नहीं हुआ है, ये कहा जा रहा है। शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि हिट हुआ है, मतलब नातांज के जवाब में, जहां इनके न्यूक्लियर एनरिचमेंट एनरिच्ड रखा हुआ सामान, उसके जवाब में ईरान ने अब यहाँ पे हमला किया इजराइल की। अब आप ये समझिए कि ये जो है, ये पॉइंट जो है, यहाँ पे एस्केलेशन लेटर जो है एक
पॉइंट आगे और बढ़ जाता है। क्योंकि अब तक ये समझा जा रहा था कि इजराइल की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन अब ईरान ने ये समझा दिया है कि वो सुरक्षित नहीं है और उनके बैलिस्टिक मिसाइल जब चाहे वहाँ पे मार कर सकते हैं, और उन्होंने मार करके दिखाया भी है। और डिमोना को बोला जाता है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, कि सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है। स्ट्रेटेजिकली सबसे ज़्यादा जहाँ पे किलेबंदी इजराइल की तरफ से की गई वो डिमोना है। और इस इलाके को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। आपको पता होगा 1948 में जब इजराइल बना था तो इजराइल की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ यहूदी बसे हुए थे उनके पास में निमंत्रण भेजा था। उनको ये बोला था कि आप चाहें तो अब हमारा जो प्रॉमिस लैंड है, हमारा इजराइल जो हमारा देश है जिसकी हमने वर्षों से ख्वाहिश की थी, वो आखिरकार बन गया है और आप आके यहाँ पे रहिए। क्योंकि वहाँ पे इनहेबिटेड लैंड था, बहुत छोटी आबादी में यहूदी जो है वहाँ पे रह रहे थे, हाइफा वगैरह इन शहरों में। और वहाँ पे जो है मांग की गई, दुनिया भर से जो है जूस वहाँ पे जाके बसना शुरू हुए, खासतौर पर यूरोपियन कंट्री से। और भारत में लंबे समय से जो है यहूदी लगातार बसते रहे। और भारत दुनिया का अकेला, इस बात को कहते हुए मेरे को गर्व भी महसूस हो रहा है कि दुनिया में भारत ऐसा अकेला देश है जिसने यहूदियों को कभी प्रोसिक्यूट नहीं किया उनके धार्मिक पहचान के आधार पे, कभी उनके साथ में गलत व्यवहार नहीं किया, कभी उनके साथ में भेदभाव नहीं किया। और आज भी भारतीय यहूदी दुनिया भर में ये बहुत फख्र से बताते हैं कि हम भारत के हैं और हमारे साथ में कभी भी हमारा प्रोसिक्यूशन इस तरीके से नहीं किया गया, एंटीसेमिटिज्म जो है हमारे सामने नहीं दिखाया गया। हमको उस सोसाइटी ने वैसे ही अपनाया जैसे वो दूसरे लोगों को अपनाते हैं। तो वहाँ पे कहा जाता है कि 30% आबादी, लगभग 7,500 जो है भारतीय मूल के यहूदी जो हैं वहाँ पे रह रहे हैं। और इस इलाके को जो है निशाना बनाया गया। तो ये डायरेक्टली हमारे तरीके एक जड़ जो है इसकी भारत से भी जुड़ती है। मिनी इंडिया इसको कहा जाता है डिमोना को, और ये स्थिति बनती है। और इसके अलावा पेता तिकवा नाम की एक जगह है जहाँ पे 6 लोग इंजर हुए हैं। यहाँ पे हिजबुल्ला का रॉकेट का जो है डायरेक्ट हिट हमको देखने को मिला है। तो ये मोटा मोटी अपडेट जो है ईरान की तरफ से है। ईरान का इजराइल और उनके जो अलाइज हैं उन पर हमले की खबर थी। जी। अब हुआ ये कि जब डिमोना पे हमला हुआ उसके बाद में इजराइल की तरफ से तेहरान और ईरान की तमाम इलाकों में जो है लगातार फिर स्ट्राइक शुरू हुई। एक सिरे से मतलब स्ट्राइक शुरू हुई उस जवाब में, उस रिटेलिएशन में, कि जो डिमोना पे ऊपर जो है ईरान की तरफ से हिट किया गया था। उसमें पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, इसको हिट किया गया। कहा जा रहा है इजरायली अथॉरिटीज़ के द्वारा कि वहाँ पे एक जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसको हिट किया गया और तमाम वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हिट किया गया है परचिन में मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में। इसके अलावा यज़्द में एक फैक्ट्री है जिसको हिट किया गया। यहाँ पे लाइट और हैवी टॉर्पीडो बनाए जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यज़्द एक जगह, खुर्रमाबाद में इमाम अली मिसाइल बेस है, वहाँ पे लगातार हिट किया गया। हालांकि हमारे पास में एक रिपोर्ट ये भी आ रही है इंडिपेंडेंट मीडिया से कि 4 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को हिट किया गया है और यहाँ पे कम से कम 40 लोगों के वहाँ पे घायल होने की खबर है। और ब्लैकआउट जो है वहाँ पे पूरे स्ट्राइक के बाद में खुर्रमाबाद में हो गया और ऐसी स्थिति बनी कि लोग टॉर्च लेके जो मलबा था उसमें जिंदा लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो और इसके अलावा गाज़ा में फिर से जो है इजरायली स्ट्राइक देखने को मिली। अब गाज़ा और वेस्ट बैंक में भी जो है इजरायली एक्शन जो है शुरू हो गया है, बावजूद इसके कि हमास और जो है इजराइल के बीच में एक तरीके का टेम्परेरी ट्रूस चल रहा है, एक टेम्परेरी शांति वार्ता चल रही है। उसके बाद आईडीएफ की तरफ से ये कहा गया कि एक एसयूवी में हमास के कुछ मिलिटेंट थे जो कि घूम रहे थे उस पूरे इलाके में और उसको हमने टारगेट किया और हमने ये कोशिश की उसमें सिविलियन कैजुअल्टी ना हो और इसमें जो है 6 लोगों के मारे जाने की खबर है, मतलब गाज़ा में। और तेहरान में जैसे कि मैंने कहा कि डिमोना पे जो हमला हुआ था उसके रिटेलिएशन में तेहरान में बहुत भयंकर तरीके से एयर स्ट्राइक जो है वो इजराइल की तरफ से की गई, जहाँ पे मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया, मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वेपन प्रोडक्शन की एक यूनिट थी उसको निशाना बनाया गया। तमाम जगहों पे तेहरान को जो है कल दहला दिया गया पूरी तरीके से इजरायली मतलब डिफेंस फोर्स के द्वारा। ख़याम जो है साउथ लेबनान में, हम जैसा कि आप बता रहे थे कि ख़याम में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है आईडीएफ और हिजबुल्ला के बीच में, और यहाँ पे ग्राउंड इन्वेजन एक तरीके से आईडीएफ का फेल होता हुआ दिखाई दिया क्योंकि बार बार उनके जो है वो टैंक जो है मकेव टैंक वो लगातार हिट हो रहे थे, मरकावा जो टैंक्स हैं वो लगातार हिट हो रहे थे। और उसके बाद में हुआ ये कि इजराइल की तरफ से वहाँ पे एरियल स्ट्राइक्स की गई और एरियल स्ट्राइक्स करने के बाद में अब ऐसा कहा जा रहा है कि आईडीएफ को वहाँ पे ख़याम में बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और यहाँ पे एक कास्मिया ब्रिगेड है लिटानी रिवर पे, उसके बेसिस को भी इजराइल की तरफ से हिट किया गया क्योंकि लिटानी रिवर में जो क्रॉसिंग है उसके ज़रिए वो बहुत बड़ी सप्लाई लाइन है हिजबुल्ला के लिए, वहाँ से सारा हथियार असला खाना पीना राशन पानी जो है वो वहाँ से आती हैं। तो वो लिटानी रिवर पर जितने भी पासिंग हैं इजराइल की तरफ से कोशिश की जा रही है उनको ख़त्म कर दिया जाए ताकि जो इस तरफ के जो हिजबुल्ला के लड़ाके हैं वो अकेले पड़ जाएं, आइसोलेट हों, जिनको मारने में उनको आसानी हो। इस बीच में आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अबू खलील बर्जी जो कि रवदान फोर्स का कमांडर है
हिजबुल्ला का। और मतलब रमदान फोर्स मतलब एक तरीके से हिजबुल्ला की स्पेशल फोर्स है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे पैरा एसएफ है उस तरीके से। और उसको ख़त्म कर दिया गया है। मजदाल सिल्म नाम की एक जगह है साउथ लेबनान में, वहाँ पे उसको टारगेटेड असेसिनेशन में ख़त्म कर दिया गया है। इस्फहान में एविएशन बेस को हिट बनाया गया है, वहाँ पे 3 हिट के जो है हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन है कि 3 जगह कम से कम हिट हुआ है, उससे हमको धुआं निकलते हुए दिखाई दे रहा है, कॉलम स्मोक जो है ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहा है। वेस्ट बैंक में लगातार 2 दिन से आपको ये समझना 2 दिन से दंगे की स्थिति है। और वहाँ पे जो इजरायली सेटलर्स हैं, जो कि इजरायली लोग वहाँ पे ला के बसाए गए हैं, उनके बीच में, और जो स्थानीय फिलिस्तीनी लोग हैं जो उनके बीच में लगातार दंगे की स्थिति बनी और लगातार हमले एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। और इसमें अभी तक जो हमारे पास खबर है उसमें 10 लोग घायल हुए हैं। अच्छा, आपको थोड़ा सा वेस्ट बैंक को समझा देते हैं। तो वेस्ट बैंक ऐसा इलाका है जो किसी ज़माने में जॉर्डन में होता था। जब 6 डे वॉर 1967 का हुआ, उसमें वेस्ट बैंक के इलाके पे इजराइल ने कब्जा कर लिया था। बाद में जॉर्डन से उसने एनेक्स कर लिया था खुद के पास में। लेकिन यहाँ पे बड़ी आबादी जो है वो फिलिस्तीनी लोगों की थी। तो आखिर में, और यहाँ पे वो लीडर खड़े हुए जिनको बाद में पूरी दुनिया ने जाना सराहा, जिनका नाम यासिर अराफात है। और यासिर अराफात यहाँ से ऑपरेट करते थे। यहाँ पे फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO जो है यहीं से चलती थी। 1943 में जाके 1993 में जाके लंबे समय की हिंसा के बाद में ऑस्लो में एक अकॉर्ड हुआ, जिसमें जो PLO है वो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी में बदला, PA में बदला। और यासिर अराफात जो है उसके पहले प्रेसिडेंट बने फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के। एक तरीके से शांति समझौता हो गया। शांति समझौते में पूरे के पूरे वेस्ट बैंक को 3 इलाकों में बांट दिया गया। पहला इलाका ऐसा है जिसको एरिया A कहा जाता है, जिसमें फुल फिलिस्तीनी कंट्रोल है, जहाँ पे सिविल अथॉरिटी, सिक्योरिटी वगैरह सब फिलिस्तीन के पास में, फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पास में। दूसरा इलाका एरिया B है, जहाँ पे जॉइंट है, जहाँ पे सिविल जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो फिलिस्तीनियों के पास में है। कहने का मतलब कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो समस्याएं हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, सिविल अथॉरिटीज़ वो फिलिस्तीनियों के पास में। सिक्योरिटी में फिलिस्तीन और इजरायली जॉइंट सिस्टम है, वहाँ पे इजरायलियों की दखल है। और तीसरा इलाका जो है वो एरिया C का कहलाता है, वो 60% हिस्सा है पूरे वेस्ट बैंक का। और वो जो है वो पूरी तरीके से इजराइल के कब्जे में। और यहाँ पे लगभग 7 लाख इजरायली हैं और लगभग 33 से 35 लाख जो हैं फिलिस्तीनी यहाँ पे रहते हैं। और ये 1993 से इनका सेटलमेंट चल रहा है। हालांकि बीच बीच में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी होते रहे हैं, लेकिन गाजा पट्टी के बनस्पत इसको जो है एक शांत इलाका माना जाता है, एक सेटल्ड इलाका माना जाता है। अब लेकिन लगातार, क्योंकि इजराइल का एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, इजराइल का ये सोचना है कि वेस्ट बैंक पर पूरी तरीके से उनका कब्जा होना चाहिए। और अब ये शुरू हो गया, पिछले 2 दिन से लगातार दंगे हो रहे हैं। कल जो है 6 इलाकों में जो है दंगे हुए हैं, जहाँ पे इजरायली सेटलर्स ने लगातार हमला किया। उसमें एक फिलिस्तीनी महिला के 45 साल की फिलिस्तीनी महिला के पैर में गोली मारी गई, 10 लोग के तकरीबन घायल हैं। तो ये स्थिति वहाँ पर भी वेस्ट बैंक में भी शुरू हो गई। तो इजराइल अपने अब ये सोच रहा है कि अब वो स्थिति वैसी स्थिति होगी कि इजराइल ऑल ऑफेंसिव है। जितने भी उसने टारगेट ले रखे हैं कि हमको जो शॉर्ट टर्म टारगेट, जितने भी उसने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स ले रखे हैं या जिसके बारे में भी योजना बना रखी है, वॉर गेमिंग कर रखी है, वो सबको इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। वो सीरिया पे भी हमला कर रहे हैं, वो लेबनान के ऊपर भी हमला कर रहे हैं, वो वेस्ट बैंक के ऊपर भी हमला कर रहे हैं, गाजा में भी उन्होंने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है, और ईरान पे तो हमला कर ही रहे हैं। कह सकते हैं कि एक तरीके से ग्रेटर इजराइल वाली जो उनकी कोशिश है, सपना है, वो उस तरफ मतलब जितना भी, मतलब अभी उनके पास में अभी की प्रैक्टिकल कंडीशन में जहाँ जहाँ वो ऑपरेट कर सकते हैं वहाँ उन्होंने फ्रंट खोल दिए हैं। वो ऑल आउट मतलब वॉर की स्थिति में है, और जितना भी उनके पास में रिसोर्सेज है सारा उन्होंने झोंक रखा है। तो ये स्थिति जो है ईरान पिछले 24 घंटे या कह लें 48 घंटे, क्योंकि कल हमने वीडियो नहीं बना पाए थे हम, तो उसके और अपडेट्स थे। अब डिप्लोमेसी के बारे में जो आपको शुरुआत हमने बताया, शुरुआत उसी से कर दी थी हमने, किस तरीके से जो अल्टीमेटम दिया गया है बातचीत के जरिए, ट्रूथ सोशल के ट्रम्प के जरिए, वो भी खत्म होने वाला है। उस पर मैंने एक सवाल आपसे है कि लोग ये समझना चाहेंगे भाई कि हम ये बता रहे हैं कि कई चीज़ें, जो कई रेखाएं थी, वो दोनों तरफ से क्रॉस की गई हैं, और अब जो धमकियाँ नहीं दी जा रही हैं कि बड़ा वॉर अपडेट यही है कि एक दूसरे के पावर जो स्ट्रक्चर हैं, जहाँ से बिजली बनती है, उन पर हमले की बात हो रही है ना। उस तरह की बातें भी आ रही हैं कि इंटरनेट केबल्स हैं, उन पर हमले हो सकते हैं। मतलब इस तरह की धमकियाँ लगातार एक दूसरी तरफ से आ रही हैं, और आप बता रहे हो कि रेखाएं लगातार क्रॉस की जा रही हैं। तो क्या न्यूक्लियर वॉर की तरफ मामला बढ़ रहा है? कितना इसको सीरियसली हाँ, बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इजराइल का जो जिसको वहाँ पे बोला जाता है सिम्पसन्स ऑप्शन, तो इजराइल उसके ऊपर सीरियसली विचार कर रहा है कि अब जो है आखिरी चारा, क्योंकि मिलिट्री ऑप्शंस जो हैं इजराइल और अमेरिका के पास में वो खत्म होते जा रहे हैं। वो हर तरीके से दिमाग लगा रहे हैं कि हम ऐसा कर लें, वैसा कर लें, लेकिन वो सारे ऑप्शंस जो हैं उनके कारगर साबित नहीं हो रहे। 16 से 17 हज़ार स्ट्राइक जो हैं ईरान के ऊपर हो चुकी हैं। जितनी हो सकती थी उतनी हो चुकी हैं। जितना उनके पास में इंटेलिजेंस था, सारा उस इंटेलिजेंस के हिसाब से जो ऑपरेशन उनको करने थे वो कर चुके हैं। तो अब इनके पास में लास्ट ऑप्शन यही बचता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक नहीं खुलता है तब तक जो है बड़ी समस्या। और एक बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने पर भी यूएसए को एक बड़ा फायदा हो रहा है।
कैसे? क्योंकि यूएसए की डिपेंडेंसी जो है गल्फ कंट्रीज पे नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से। उसको वो अपना अभी फिलहाल की स्थिति में जो है यूएसए सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पेट्रोल का, और मतलब ऑयल और गैस का। तो वैसी स्थिति में ये है कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो यूएस का एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो ये एनर्जी मार्केट है वो पहले से सेचुरेटेड है, जिसमें गल्फ कंट्रीज़ का एक बड़ा साइजेबल हिस्सा है, उसके बाद में रशिया का एक साइजेबल हिस्सा है, उसके बाद वेनेजुला का साइजेबल हिस्सा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनका जो मार्केट शेयर है वो पूरा का पूरा वैक्यूम है, और यूएसए जो है उसको तेज़ी से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो यूएसए इस पूरे वॉर से इस तरीके से गेन भी कर रहा है। तो ये खेल और चल रहा है, इसके ऊपर भी हमारी नज़र रहनी चाहिए। और इस बीच में हुआ ये कि स्कॉट बेसेंट जो है वो जो वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी एक तरीके से वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है, जब ये पूछा गया कि ये नए एस्केलेशन की तरफ जो वॉर जा रहा है, ट्रम्प ने जिस तरीके की धमकी दी है उसके बाद में, तो उन्होंने कहा है कि कई बार डीएस्केलेट करने के लिए एस्केलेट करना पड़ता है। तो उनका ये कहना है कि हम इतना भयंकर अटैक करेंगे कि हम ईरान को जो है समर्पण करने पर उनको पूरी तरीके से जो है डीएस्केलेट करने पे मजबूर कर देंगे। तो स्थिति बनती है। स्कॉट बेसेंट का इस तरीके का बयान है, और ये अभी तक नहीं सबक ले पा रहे हैं अपने पुराने जो कैलकुलेशन हैं वो किस तरीके से ईरान को लेकर फेल हुई हैं। उसके बावजूद ये ऐसा सोच रहे हैं कि एक बड़ी स्ट्राइक करके जो है हम ईरान को घुटने पर ला देंगे। वैसी स्थिति नहीं बनने वाली लगती तो नहीं है, हाँ। बशर्ते वो न्यूक्लियर अटैक ना हो। न्यूक्लियर अटैक होने के बाद तो चीज़ें और बढ़ जाएंगी। आप ये समझिए, न्यूक्लियर अटैक एक फ़र्ज करते हैं, मान लीजिए कि बहुत, मैं ऐसा कहूँगा कि वो मानवीय इतिहास में जो है सबसे बुरा दिन होगा, लेकिन अगर एक न्यूक्लियर अटैक ईरान के ऊपर हो जाता है तो कई एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि ईरान के पास में भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। अच्छा, हाँ, बना हुआ है, उनके पास में तैयार है, वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके पास में है। तो और उनके पास डिलीवरी सिस्टम भी है, क्योंकि उनका मिसाइल प्रोग्राम इतना ज़बरदस्त है। और न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ में अगर ऐसी स्थिति है कि अगर आपको उसका आपका एडीएस उसको जो है इंटरसेप्ट भी कर लेता है और वो हवा में फट जाता है, तो उसकी जो मारक क्षमता है, उसका जो भयावहता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वैसी स्थिति में ईरान के पास में ये बार बार कहा जा रहा है, कई वेस्ट के जो थिंक टैंक्स हैं, जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, उनका ये कहा जा रहा है कि ईरान अब तक बना चुका है। और ये कहा जा रहा था 7 दिन पहले कि 7 दिन दूर है वो बम बनाने के, और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने बम जो है वो बना लिया है। एक संभावना इस तरीके से जताई जा रही है, क्योंकि उसके एनालिसिस का बेस ये है कि जिस तरीके से डिमोना का उन लोगों ने अटैक किया है ईरान ने, और सारी जो है एस्केलेशन लैडर में वो एक कदम और तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़े हैं, उसका यही संकेत है कि इनके पास में बम बन चुका है। ऐसी स्थिति होती है अगर न्यूक्लियर बम गिर जाता है, तो न्यूक्लियर बम दुनिया की शांति का अब तक का सबसे बड़ा औजार था। आप इसको बहुत अलग तरीके से लेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि जापान के युद्ध के बाद में दुनिया में किसी ने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वैसी भयावहता लोगों को समझ में आ गई कि एक बम जो है इस तरीके का एक बम इतना डिस्ट्रक्शन कर सकता है। और लोगों ने न्यूक्लियर बम को जो है अपने डिटरेंस की तरह इस्तेमाल किया, तमाम कंट्रीज ने। हमारे बगल में पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर सुसाइड की धमकियाँ बार बार देता रहा, और इस वजह से, सिर्फ पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर बम है, इस वजह से जो है वो वर्ल्ड बैंक उसको लगातार फाइनेंस करता है, बावजूद उसकी की रीपेमेंट नहीं आती है। अमेरिका उसको लगातार, वेस्ट उसको लगातार मदद करता रहता है आर्थिक तौर पे, कि अगर ये स्टेट फेल होगा, टू बिग टू फेल, कि पाकिस्तान अगर फेल हो गया तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो हैं वो किसी जिहादी के हाथ में लग जाए, जो कि उनको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ऊपर थ्रेट आ जाए। तो वो न्यूक्लियर थ्रेट दिखा के पाकिस्तान अब तक सर्वाइव करता रहा है, और ये भारत के खिलाफ तो डिटरेंस की तरह काम लेता ही है वो उसको। इसी तरीके से तमाम देश जो हैं, तो न्यूक्लियर डिटरेंस की जो थियरी है वो सिद्धांत पूरी तरीके से पानी पी जाएगा। और वैसी स्थिति में क्या है कि पूरी दुनिया, अभी तक आप देखिए रशिया और यूक्रेन के पास में जो युद्ध हो रहा है, 4 साल से वो युद्ध चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके कि रशिया न्यूक्लियर पावर्ड है, उसने कभी भी यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये स्थिति सेम फिर ताइवान और चाइना के पास में बनती है। तो ऐसी स्थिति में जो 5-7 देश हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो पूरी तरीके से दुनिया में डोमिनेट करना शुरू कर देंगे और दूसरे लोगों को धमकाना शुरू कर देंगे। अगर ये लाल लाइन क्रॉस हो जाती है तो उसमें उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो जाता है, फिर रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना और तमाम देश जो हैं वो पूरी तरीके से सम्मिलित होने की स्थिति में आ जाएंगे कि उनको इस वॉर में कूदना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि मिडिल ईस्ट में अभी ऐसा है कि ज़्यादातर जगहों पे राजतंत्र है, वहाँ पे ज़्यादातर जगहों पे डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था नहीं है, और वहाँ पे जनता का जो
का जो प्रेशर जो है वो लगातार वहाँ पे राजसत्ताओं के पास में, और राजसत्ताएं हमेशा ज़्यादा असुरक्षित होती हैं किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। और आप ये समझिए वहाँ पे लोगों का प्रेशर जो है, वहाँ पे लोगों की सिंपैथी जो है वो लगातार ईरान के प्रति। हमने ये भी देखा बहरीन में जब मनामा का जो एयरबेस था उसको जब हिट किया गया तो बाहर लोग खड़े होकर सेलिब्रेट कर रहे थे उसको, और बाद में तमाम ये जो कतर, बहरीन और तमाम सरकारों को बैन लगाना पड़ा कि आप जो है ईरान के पक्ष में किसी भी तरीके का प्रदर्शन नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। तो ये स्थिति वहाँ पे बनती है। तो वो सारे की सारी जो हैं गल्फ कंट्रीज़ हैं वो भी मजबूर हो जाएंगी अमेरिका का साथ छोड़ने के लिए, अपने बेसेस उनको देने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो जाएगा उस पूरे इलाके में। तो ये स्थिति फिलहाल बनती है। और दूसरी बात हम लोग ये कह रहे थे कि कतर ने इस बीच में बयान ये दिया था कि टेंशन ख़त्म कर दें, है ना, और ये इजरायली मीडिया की तरफ मिडिल ईस्ट के अब देश बेचैन हो रहे हैं कि किसी तरह अभी नहीं, इजरायली एक मीडिया तरह है, चैनल 11, उसकी तरफ से ये रिपोर्ट हुआ कि कतर लगातार ये कह रहा है कि आप टेंशन खत्म कर दीजिए, बातचीत की टेबल पे आ जाइए। दूसरी तरफ सऊदी लगातार वाशिंगटन को ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वहाँ पे क्राउन प्रिंस जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि आप जो है हमला करते जाइए, अच्छा, आप रुकिए मत। और सऊदी ने इसके चक्कर में क्या किया है, सऊदी ने जो किंग फहद बेस जो दिया है, मैं आपको अब नक्शे पे, और यहाँ पे नक्शा लगा के मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये रेड सी की तरफ जो है ये पूरा का पूरा बेस पड़ता है। और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ईरानी मिसाइल की मार जो है बनस्पत इसके कि जो दूसरे एयरबेसेस हैं, किंग सुल्तान एयरबेस जो है वहाँ से कम पड़ती है, और ये काफ़ी दूरी पर और यहाँ से आसानी से ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि तमाम जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसेस हैं वो लगातार हिट हो रहे हैं, और अमेरिका को एक सेफ़ जो है वहाँ पे वो चाहिए, सेफ़ जगह ऑपरेट करने के लिए, कम से कम उनके हवाई जहाज़ों को, उनके जेट्स को। तो वैसी स्थिति बनती है, और यही वो दिक्कत है अमेरिका को, जो सबसे बड़ी परेशानी पेश आ रही है वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि उसके बेस लगातार हिट हो रहे हैं, जिसके चक्कर में पाकिस्तान भी फंस गया है। और इसके ऊपर हम आपको एक सेपरेट वीडियो अभी बताएंगे कि पाकिस्तान के साथ में क्या हो रहा है, और पाकिस्तान इस पूरे के पूरे युद्ध में ना चाहते हुए भी किस तरीके से उलझता जा रहा है दर बाय दर, और क्यों पाकिस्तान की जो हाइब्रिड रिजीम वहाँ पे चल रही है, फौजी सरकार और ये नवाज की जो शरीफ जो भाई हैं, शहबाज शरीफ, उनकी सरकार जो हाइब्रिड रिजीम जिसको कहा जाता है वो चल रही है, वो अभी क्यों पूरे इतने समय बाद में पूरी तरीके से एक थ्रेट का सामना कर रही है, सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल जो तैफ का जो बेस है हम आपको इसीलिए बता रहे थे कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सऊदी ने खोल दिया है। दूसरी तरफ सऊदी ने ईरान की एम्बेसी के जितने कर्मचारी उनको बोल दिया है कि आप 24 घंटे में सऊदी अरब छोड़ के चले जाइए, रियाद छोड़ के आप चले जाइए, आप यहाँ पे मत रहिए, हम आपके साथ में। ईरान के साथ में उन्होंने एक तरीके से अपने डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं उनको ख़त्म कर लिया है। तीसरी तरफ सऊदी ने एक धीरे से और चाल चली है, क्योंकि सऊदी अकेला वैसा देश है जिसका यानबू एक पोर्ट है जो कि रेड सी में पड़ता है, उसके अलावा जेद्दा एक इलाका है जो कि रेड सी में पड़ता है, और वहाँ से सऊदी का एक्सपोर्ट जो है वो हो पा रहा है क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बाईपास कर रहा है। और इस पूरे के पूरे सऊदी का जो बाईपास है, जो रेड सी है, उसकी चाबी जो है वो हूतियों के पास में है। और हूतियों को काउंटर करने के लिए वहाँ पे यमन में सऊदी ने एक अपनी फोर्स खड़ी कर रखी है जिसका नाम है होमलैंड शील्ड फोर्स या HSF। ये हूतीज के खिलाफ लड़ती है। तो क्या हूतीज उतरने के मूड में हैं? प्लान है उनका, ऐसा कुछ लग रहा है? हाँ, अभी हूतीज के ऊपर लगातार ये हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि आप इसमें उतरिए, और संभावना ये जताई जा रही है कि अगले सप्ताह तक वो इस युद्ध में कूद जाएंगे। क्योंकि एक तरफ से आप देखिए कि पूरी तरीके से अब युद्ध की रणनीति कैसे चेंज हो रही है। एक तरफ तैफ का जो एयरबेस है यहाँ पे अमेरिका आके बैठ गया है, फिर लगातार जो है हूतीज के खिलाफ जो वहाँ पे होमलैंड शील्ड फोर्स है उसमें मेजर रिशफल जो है वो सऊदीज़ की तरफ से किया गया। पहला नंबर तो ये है कि बसम मिहंदर नाम का एक कमांडर है जिसको वहाँ पे नया कमांडर बनाया गया है इसका होमलैंड शील्ड फोर्स का, और उनका जो चीफ ऑफ स्टाफ है उसको अब्दुल रहमान अल लहजी, दो ये बड़े हार्डलाइनर कमांडर माने जाते हैं, उनको रिशफल करके जो पुराने कमांडर हैं उनको हटा के, और सऊदी ने वहाँ पे ये चेंज करवाया ताकि इस पूरे के पूरे होमलैंड शील्ड फोर्स को काम लिया जा सके, एक तरीके से एक्टिवेट किया जा सके अगर हूतीज ने या रेड सी का रास्ता जो है बंद करने की कोशिश की तो। और ये लगातार ये स्थिति वहाँ पे बन रही है। इस बीच में ईरान ने एक और धमकी दे दी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर ये लगातार ये बात हो रही थी कि लिंडसे ग्राहम एक रिपब्लिकन सेनेटर है, उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को एक बयान दिया था और कहा था कि मैंने ट्रंप को लगातार ये सजेस्ट किया है, और लिंडसे ग्राहम की बात सुनी जाती है, ट्रंप के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, एक तरीके से ट्रंप के अघोषित स्पोक्स पर्सन उनको माना जाता है, वो रिपब्लिकन सेनेटर है। उन्होंने ये कहा था कि मैंने ट्रंप को बहुत बार ये कहने की कोशिश की कि आपकी खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लीजिए, और ये बात होते हुए ईरान ने उसके जवाब में ये कहा कि हम पूरे पर्शियन गल्फ में ही हम वो बिछा देंगे माइंस।
तो कोई नहीं जा पाएगा। फिर वो थोड़ा मोड़ा जा भी रहा है तो अभी तो हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बिछाया है, हम पूरे पर्शियन गल्फ में ही ऐसी पानी के जो माइंस हैं वो बिछा देंगे और फिर सारा का सारा ट्रैफिक जो है रुक जाएगा और पूरा का पूरा पर्शियन गल्फ चौक हो जाएगा। तो वैसी स्थिति अगर बन जाती है, क्योंकि पर्शियन गल्फ में ईरान के पास में बहुत सारे स्ट्रेटजी पॉइंट, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं है, उनके पास में बहुत सारे स्ट्रेटजी पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे वो पर्शियन गल्फ को चोक कर सकते हैं। तो ईरान की धमकी जो है थोथी धमकी नहीं है, और ये अगर स्थिति होती है तो ये और बड़ी दिक्कत की शुरुआत हो जाएगी। तो ये है पिछले 24 घंटों का पूरा वॉर अपडेट जो आपने देखा, जो 48 घंटे के अल्टीमेटम वाली बात है, दुनिया की नज़र रहेगी उसके बाद क्या होने वाला वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। क्या न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहा है मामला, न्यूक्लियर अटैक की तरफ जा रहा है, ये समझने का हमने प्रयास किया। बाकी डिप्लोमेसी लेवल पे क्या चल रहा है, एक मिनट इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप का नया ऐलान आ गया है। उन्होंने 48 घंटे की म्याद जो है उसको बढ़ा दिया है और 5 दिन कर दिया है। तो ये नया अपडेट है। हाँ, तो ये जो अभी तक कह रहे थे कि अब देखिए 48 घंटे बाद में क्या होने वाला है, यू विल गेट टू नो सून, जो हम लोग की इस पूरे वीडियो में शुरू से चिंता रही है कि 48 घंटे बाद क्या होने वाला है, वो अल्टीमेटम 48 घंटे से बढ़ के 5 दिनों का हो गया है। यस, उसको 5 दिन बढ़ा दिया गया। जो हमारे पास अभी जो अपडेट आ रहा है उसके हिसाब से उस पूरी की पूरी म्याद को 5 दिन तक बढ़ा दिया है कि 5 दिन तक वो बड़े जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हमला 5 दिन के लिए टाल रहे हैं। ये ट्रंप की तरफ से अभी बयान आया है। इसको फिर कैसे देखा जाए भाई, 48 घंटे का अल्टीमेटम था, 48 घंटे बाद उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलो, ईरान ने मना कर दिया कि हम नहीं खोलेंगे, इन्होंने कहा हम बड़ा हमला करेंगे, उन्होंने करो हम उससे बड़ा हमला करेंगे, ये चल रहा था। अब ये 5 दिन, अब दुनिया इसको कैसे देखे, जनता इसको कैसे देखे? इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि मैं जो लगातार कह रहा हूँ कि अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑप्शंस जो है उनके चुक गए हैं। अच्छा, वो खत्म हो गए हैं। उनके पास में अब कोई उनको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि अर्ली स्ट्राइक में जो हेड ऑफ स्टेट को खत्म कर देंगे, ऊपर की टॉप लीडरशिप, अभी तक 18 लोग जो हैं टॉप लीडरशिप में वो लोग मार चुके हैं, टारगेटेड असैसिनेशन उनका कर चुके हैं। उसके बावजूद ईरान जो है वो लड़ रहा है लगातार, और लड़ने में उसकी कमी भी नहीं आ रही है, उतनी ही मजबूती से लड़ रहा है। तो अब इनके पास में ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे, क्योंकि खर्ग आइलैंड में ये सोच रहे हैं कि हम कब्जा करने की कोशिश करें, वहाँ पे ट्रूप्स बूट्स ऑन ग्राउंड उतारें, या ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड उतारें। तो इसकी तैयारी ही लेके पेंटागन नहीं चला था। पेंटागन ने, आपको पता होगा कि 3 दिन पहले जो है $200 मिलियन का नया फंड मांगा था कि इस ईरान वॉर को कंटिन्यू करना है तो हमको 200 मिलियन फंड की ज़रूरत पड़ेगी। और कमाल की बात यह है कि पिछले 4 साल से जो रशिया यूक्रेन की वॉर में जो यूएसए की तरफ से दिया गया पैसा है, जबकि मेजॉरिटी जो है वहाँ पे यूक्रेन जो असलाह चला रहा है, जो भी उनके पास में टेक्नोलॉजीज हैं, वो यूएस की दी हुई है। एक तरीके से यूक्रेन यूएस के दम पे ही लड़ाई वहाँ पे रशिया के खिलाफ लड़ रहा है। वहाँ पे 4 साल में जो खर्चा हुआ वो $180 मिलियन है, और यहाँ पे इस वॉर में 3 सप्ताह में ही ये $200 मिलियन का खर्चा ये लोग मांग रहे हैं, क्योंकि इनके लगातार रडार हिट हुए हैं, इनकी बड़ी फैसिलिटीज हिट हुई हैं, और यूएसए को काफ़ी नुकसान इस युद्ध में हो चुका है। ये जो 3 दिन एक्सटेंशन हुआ है, इसको क्या माना जाए? एक बड़े युद्ध के पहले 5 दिन, अच्छा 48 से और 5 दिन, हाँ 7 दिन टोटल हो गया। 7 दिन टोटल हो गया। तो ये जो एक्सटेंशन हुआ है, इसको क्या एक बड़े हमले या बड़े युद्ध के पहले की शांति के तौर पे देखा जाए, या शांति की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसी कोई बातचीत शुरू हो गई होगी पीछे पर्दे के पीछे? नहीं, इनके तरफ से इसके ऊपर इनके तरफ से जो हमारे पास अपडेट आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप सेज दैट यूएस एंड ईरान हैव हेल्ड वेरी गुड and productive conversation regarding complete and total resolution of the हॉस्टिलिटी इन मिडिल ईस्ट। मतलब उनका ये कहना है कि ईरान और यूएसए के बीच में जो है एक बातचीत हुई है, जो कि काफ़ी प्रोडक्टिव रही है। लेकिन अब ये ईरान के सामने ये संकट है कि ईरान को 2 बार इसी तरीके से बातचीत के चक्कर में फंसा के उनके ऊपर हमला हुआ है, और ईरान इस बातचीत के प्रति कितना सकारात्मकता दिखाता है, क्योंकि ईरान के भी ऑप्शन चुक रहे हैं। ईरान ऐसा नहीं कि ईरान लंबे समय तक जो है हमेशा के लिए इस युद्ध से लड़ता रहेगा। तो ऐसी स्थिति, ईरान की इकॉनमी जो है वो भी पूरी तरीके से घायल है, पूरी तरीके से जख्मी है, और यूएसए के ऊपर भी काफ़ी दबाव पड़ रहा है। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने एक आपसे बात कही थी कि एक स्थिति ऐसी भी बन सकती है कि इस यूएसए यहाँ पे फ्रंट लाइन पे लड़ने के बजाय इस युद्ध से निकल जाए, और इजराइल जो है अपने स्ट्राइक्स कंटिन्यू करता रहे, और यूएसए जैसे 12 डे वॉर में इजराइल को पीछे से सपोर्ट दे रहा था, वैसे से वो सपोर्ट देता रहे, लेकिन खुद ना लड़े, ताकि उसके एसेट्स, और खासतौर पर मिडिल ईस्ट में जो इनके जो इत्तेहादी देश हैं, जो एलाइड देश हैं, उन पे जो लगातार हमले हो रहे हैं, उनके आर्थिक हितों पे जो लगातार हमले हो रहे हैं, वो होना बंद हो जाए। मतलब कुल मिला के यूएस पे बहुत भयानक तरीके से दबाव है। ये जो बढ़ाया गया है टाइमलाइन, ये अल्टीमेटम जो 5 दिन बढ़ाया गया है, ये इसका बहुत बड़ा सबूत है। और दबाव ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों से ही है, पूरे यूरोप से है, और जो तमाम अलाइज हैं उनकी तरफ से है।
तो ये साफ तौर पर बाकी मेरे सुल्तान जो एक बहुत वाइल्डेस्ट विश्लेषण मेरे को ये जो लगता है, बहुत ये हो सकता है, ये सिर्फ नितांत मेरा विश्लेषण और मेरी समझ है, इसके ऊपर आप जो है आपको ये मानना और ना पर्सनल मानना टॉक से तो हमको बता दो, जनता को नहीं जनता को भी, ये भी तो अपने अपने ही है, मतलब दर्शक इतने। तो मेरे को ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान 48 घंटे वाला जानबूझ के ये दिया है कि 48 चेक घंटे करने के लिए, क्योंकि पहले से बातचीत चल रही होगी और उन्होंने ये इसलिए दिया है ताकि इनको फेस सेविंग मिल सके कि हमने देखो 48 घंटे धमकाया और ईरान जो है, ये एक फेस सेविंग जो है ईरान की तरफ से इनको दे दी गई होगी। ऐसी स्थिति भी, इसकी भी बहुत फेयर संभावना बनती है। लेकिन ये क्योंकि सिर्फ समझ लीजिए ये मेरी तरफ से दी हुई आपको गप है, चैटर है और एनालिसिस है, हाँ, लेकिन ये मतलब इसको आप खबर की तरह कहीं कोट नहीं करेंगे, ये सिर्फ हम, मेरी समझदारी ऐसी कहती है। तो भाई ये समझदारी पे तो इतने बड़े वीडियो बनते हैं, दुनिया भर के एक्सपर्ट है, आप हमारे एक्सपर्ट, आप इस समझदारी पे यकीन करेंगे हम, और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी यकीन करेंगे। जो इन्होंने लास्ट में अपना जो बताया है दिमाग से फितूर, वो कितना आपको सही लगता है, एनालिसिस तो वो आपको कितना सही लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। बाकी जो हम शुरू से बात कर रहे थे 48 घंटे वाला अल्टीमेटम, वो फिलहाल टल गया है, वो 5 दिन और खिंच गया है। तो अब इस 5 दिनों में क्या होगा उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। क्या ये शांति वार्ता या कोई एक बीच का रास्ता निकलने वाला है, या किसी बड़े हमले के पहले की शांति है, ये धीमे धीमे क्लैरिटी आएगी, हमारी नज़र बनी रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी अच्छी बात ये रहेगी वीडियो खत्म होते होते ही अपडेट आ गया, वरना जो हमने वीडियो बना दिया एकदम अलग ही हो जाता। आप लोग कनेक्ट कर लेंगे, मुझे लगता है आखिर तक जो देखेंगे वो तो कम से कम कनेक्ट कर ही लेंगे। आप न्यूज़ प्रिंस देखते रहिए। मैं सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी विनय सुल्तान, कैमरे पे सुधांशु हैं। शुक्रिया।